Hello students, today I am here with a new topic of class 12th from your book Flamingo, and the topic is the rat trap. The rat trap chapter has been written by a Swedish writer named Selma Lagerlöf. Okay, so let's come to the pronunciation of her name. Let's see, यहाँ पे आपको एक word दिखाई दे रहा होगा, O पे 2 डॉट. ये क्या है? Actually it is called umlaut. इसको उमलाउट बोला जाता है. जब भी वॉवेल के ऊपर 2 डॉट होता है तो उसको उमलाउट बोला जाता है. इस डॉट को उमलाउट बोला जाता है. ठीक है, तो ये उमलाउट क्यों लगाया जाता है? ये फॉरेन लैंग्वेजेस में ये ज़्यादा यूज़ होता है. ये अल्फ़ाबेट हम जो इंग्लिश इंडिया में यूज़ की जाती है उस अल्फ़ाबेट्स में उमलाउट का यूज़ नहीं होता है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेजेस में अल्फ़ाबेट्स में उमलाउट का यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये क्यों यूज़ किया जाता है? जब हम लोग वॉवेल को बोलने के टाइम पे जब वॉवेल पे थोड़ा स्ट्रेस दिया जाता है, उसको स्ट्रेच किया जाता है, तो उसका यूज़ किया जाता है. जैसे सेल्मा लेगरलौफ, आप ओ बोल रहे हो तो उसको क्या करना होगा, थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस दे करके और उसको खींचना होगा. लौफ, सेल्मा लेगरलौफ. ऑलराइट, सो बहुत ज़्यादा इसमें यू नीड नॉट टू गेट इंडल्ज्ड, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है. बस आप इसके प्रोनाउंसिएशन को याद रखो, सेल्मा लेगरलौफ. और इनका प्रोनाउंसिएशन इसलिए ऐसा है क्योंकि एक स्वीडिश राइटर थी. ये स्वीडन के रहने वाली थी. वहाँ के रहने वाले लोग को स्वीडिश कहते हैं. और ये हमारी जो राइटर है ये भी एक स्वीडिश राइटर थी. सो लेट्स नो समथिंग व्हाट इज़ रिटन इन योर बुक. Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. हमारी राइटर वो बहुत फेमस थी. She was very famous, so that's why her writings were translated into many languages. उनके जो लिखावट थी, उनका जो लिखा हुआ स्टोरीज़ होता था, जो भी कहानियाँ वो लिखती थी, उनको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता था ताकि रीडर्स उसको, हर टाइप के रीडर्स उसको एंजॉय कर पाए. ये नहीं कि जो स्वीडिश राइटर हैं सिर्फ उसको, क्योंकि स्वीडन में रहने वाले ही लोग इनकी कहानियों को पढ़ पाते ना, क्योंकि वो स्वीडिश में लिखती थी. तो बाकी जो लोग को स्वीडिश नहीं आता था वो लोग भी इनकी कहानियों को एंजॉय कर पाए, इसीलिए इनकी कहानियों को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता था. देन हर लाइफ स्पैन वॉज 1858 to 1940. ये इनका लाइफ स्पैन था. नाउ a universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. जिस तरीके से हम लोग बचपन में छोटे बच्चों को मॉरल स्टोरीज़ पढ़ाते हैं, फेबल पढ़ाते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, एनेक्डोट्स पढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है ना, फेबल, एनेक्डोट और ये सब चीज़ों में मॉरल ये होता है कि उसमें बच्चों को कुछ सीख मिलती है. ठीक है, जैसे अच्छाई पे बुराई की जीत होती है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, और किसी इंसान में अच्छाई को जगाया जा सकता है, बुराई हार जाती है लास्ट में, और बुराई को, किसी भी इंसान को अच्छे चीज़ों से, लव और अंडरस्टैंडिंग, समझ और प्यार से अच्छा बनाया जा सकता है, उसमें अच्छाई पैदा की जा सकती है. सो यूनिवर्सल थीम इनका भी यही होता था, दैट गुडनेस कैन बी अवेकेंड into a human being through understanding and love. किसी भी इंसान में अच्छाई को लाया जा सकता है समझ और समझदारी से और प्यार से. ठीक है, आपने भी फेरी टेल्स पढ़ा होगा, उसमें क्या होता था कि बुराई जो है लास्ट, वो क्या होता था लास्ट में, 2 लोग बहुत अच्छे रहते हैं जो इतना अच्छा करते जाते हैं कि उनकी अच्छा सैक्रिफाइस, लव और ये सब चीज़ को देख करके जो विलन होता है वो पिघल जाता है, या वो अच्छा हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है, सॉर्ट ऑफ दैट. सो इनका थीम होता था, बेसिक थीम इनका यही होता था इनकी सारी कहानियों में, दैट evil defeats, the evil gets defeated and goodness triumph. अच्छाई की जीत हो जाती थी. Like that. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. और ये जो कहानी है इसकी सेटिंग भी क्या है, माइंस में लिखी गई है, नॉट माइंस में बैठ करके नहीं लिखा गया है, I mean अमिट्स
माइंस, जो खदान होता था वहाँ के जो वहाँ पे स्वीडन में बहुत फेमस होगा खदान, आयरन ओर का जो खदान था वो, मतलब वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था, वो लोग या तो आयरन मास्टर होते थे या आयरन ओर में या माइंस में काम करते थे। आयरन माइंस में से आयरन ओर निकालते थे और वहाँ पे काम करते थे। तो वहाँ के लोग ये जो स्टोरी है उसी बैकग्राउंड के साथ इसको लिखा गया, उसी सेटिंग के साथ इसको लिखा गया है और इसको एक स्टोरी फेरी टेल मैनर में लिखा गया है कि कैसे बुरा इंसान एक अच्छा हो जाता है, उसके लाइफ में एक लड़की आती है जो उसको चेंज कर देती है, सॉर्ट ऑफ दैट। तो इसको फेरी टेल मैनर में लिखा गया, जैसे हम लोग रपंजल और अलग अलग मेलेफिसेंट और ऐसी ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं जिसमें विलन जो है वो लास्ट में हीरो इतना अच्छा कुछ करता है या हीरोइन कुछ बहुत अच्छा करती है जिसको देख देख करके विलन जो है वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर की अच्छाई जो है वो बाहर आ जाती है, जाग जाती है। ऑलराइट, सॉर्ट ऑफ दैट। और इस चैप्टर में वहाँ के जो फेमस फिगर्स हैं उनको भी लिया गया है, लेकिन स्टोरी जो है वो उसको फेरी टेल मैनर में लिखा गया है। ठीक है। So before that, before starting the chapter, I would like to introduce you with some of the characters. Chapter start करने से पहले उसके कुछ characters को जानते हैं। The first one is a peddler. I will tell you the meaning later. Peddler का मतलब क्या होता है? First character is a peddler. The second one is a crofter, जो कि main character नहीं है, थोड़े टाइम के लिए he appears in the story. Then Edla, ये she is the main character of our story, peddler and Edla. Then there is an iron master and many more. बाकी सारे माइनर कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये चारों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है, एंड दीज आर द मेन सेंट्रल कैरेक्टर जिसके अराउंड पूरी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। ऑलराइट, सो यू मस्ट कीप देम इन माइंड। Now let's start. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farm. देखो, फेरी टेल में जो कहानियाँ होती हैं, परियों की कहानियाँ, उसमें किस तरीके से स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो हमेशा वंस अपॉन अ टाइम करके शुरू होती है, एक समय की बात है। तो इस स्टोरी को भी वैसे ही स्टार्ट किया गया, एक समय की बात है, एक आदमी था, उसका नाम नहीं डिस्कस किया गया है, वो इधर उधर हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स। अब रैट ट्रैप क्या होता है? रैट ट्रैप, रैट से आपको समझ में आ रहा होगा चूहा, और उसको पकड़ने का जो छोटा सा पिंजरा होता है उसको रैट ट्रैप कहते हैं। ठीक है, छोटे से बॉक्स होता है, उसमें चीज़ या कुछ रोटी वगैरह हम लोग घुसा देते हैं और उसमें उसको कहीं किसी कोने में रख देते हैं और चूहा आकर के उसमें बंद हो जाता है, फंस जाता है, तो उस जाली वाले बॉक्स को रैट ट्रैप बोला जाता है। ठीक है, तो ये आदमी जो ये पेडलर है वो इसी को बेचा करता था। He made them himself at odd moments. और अच्छी बात यह है कि जब उसके पास खाली समय होता था तो वो रैट ट्रैप्स को खुद बनाता था अपने हाथों से। और कहाँ से बनाता था? From the material he got by begging in the stores or at the big farms. वो उस जो मटीरियल्स उसको कहाँ से लाता था? वो मांगता था, छोटे छोटे फार्म्स में जा कर के, छोटे छोटे स्टोर्स में, दुकान में जा कर के जो चीज़ें उसको मिलती थी, जो वेस्ट जो चीज़ें होती थी वो मांग छांग करके लाता था इधर उधर से और फिर रैट ट्रैप्स बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। इतना करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी, इधर उधर मांग करके लाने के बाद भी, रैट ट्रैप बनाने के बाद भी, उसको बेचने के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। सो ही हैड टू रिसोर्ट to both begging and petty thievery to keep body and soul together. तो इसीलिए, क्योंकि उसका गुजारा नहीं हो पाता था तो उसको दो काम करने पड़ते थे। पहला काम करना पड़ता था उसको begging, और दूसरा petty thievery। petty thievery का क्या मतलब है? थीवरी, ये वर्ड थीफ से आया है, छोटा मोटा जो चोरी चकारी होता है ना, पॉकेट मारना और ऐसा कुछ।
ठीक है, किसी के घर से कुछ उठा लेना, चोरी कर लेना। और छोटा, पेटी का मतलब क्षुद्र, छोटा बहुत, और थीवरी मतलब चोरी। तो वो थोड़ी बहुत चोरी चकारी करता था और मांग मांग करके उसका गुजारा चलता था। क्योंकि एक चीज़ करने से, रैट ट्रैप बेचने से उसका गुजारा नहीं चल रहा था, तो बॉडी और सोल को एक साथ रखना, बॉडी और टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये एक फ्रेज़ है, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उसको ये करना पड़ता था, अपना गुजारा करने के लिए। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये एक फ्रेज़ है, आत्मा और शरीर को साथ रखना मतलब ज़िंदा रहने के लिए, तो ये एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है। इवन सो हिज क्लोथ्स वेयर इन रैग्स, हिज चीक्स वेयर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़। इतना करने के बाद भी, पेटी थीवरी, बेगिंग दोनों करने के बाद भी उसके कपड़े पूरे मैले थे, रैग्स मतलब कचड़ा, गंदा, मैला, और हिज चीक्स वर sunken, उसके गाल धंसे हुए थे, बिल्कुल पिचका हुआ था, जैसे एक मैल न्यूट्रिशन आदमी जिसको, जो कुपोषित होता है, जिसको खाना नहीं मिलता अच्छे से, तो कैसे उसके गाल धंस जाते हैं, तो वैसा था। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और उसकी आँखों में भूख झलक रही होती है। ठीक है, जब भी आप उसकी आँखों में देखोगे तो वो ऐसा लग रहा है हमेशा से भूखा है वो, उसने उसे ढंग से एक टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली ही इज़ नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditation. और कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि कितना, हाउ सैड, कितना दुखी, एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब अकेला, कैसी ज़िंदगी वो जीता था वो वही जानता है। कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि वो कैसी ज़िंदगी जी रहा था। सबसे पहले तो उसकी ज़िंदगी बहुत सैड थी, दुखी थी। दूसरी मोनोटोनस थी, अकेलापन था उसके लाइफ में। मोनोटोनस मीन्स अकेलापन, वो बहुत अकेला था। देन अपीयर टू सच अ वेगबॉन्ड, वेगबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, वेगबॉन्ड मीन्स आवारा। हु प्लॉड्स, जो दिन भर भटकता रहता था सड़कों पर रोजी रोटी का जुगाड़ करने के लिए, जो दिन भर सड़कों पे भटकता रहता था। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और आखिर में भी वो अपने विचारों के साथ ही अकेला रह जाता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ही ऐसी थी, या तो चोरी करो या तो मांग छांग करके अपना काम चलाओ, और लास्ट में अकेले खुद के विचारों के साथ अकेले हो जाओ। ठीक है, तो उसकी ज़िंदगी ऐसी थी और इसी वजह से वो बहुत सैड भी थी। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे इसको एक थॉट आता है, एक विचार आता है इसके दिमाग में, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, लेकिन उसके लिए ये जो थॉट था वो बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत रोमांचक था। ऐसा लगा कि उसने कुछ एकदम जैसे न्यूटन को कैसे समझ में आ गया था कि एप्पल गिरा मतलब ग्रेविटी है, नीचे ही क्यों गिरा, तो उसने ग्रेविटी को जैसे इन्वेंट कर लिया था, उसी तरीके से इसको ये वाला जो थॉट आया उससे लगा कि इसने कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिया, या इसको कुछ इतना गहरा डीप थॉट इसके दिमाग में आखिर क्या आया, ये पूरी ज़िंदगी को समझ गया। इसकी सारी उलझने ऐसे लग रहा है कि सब इसी से है। ठीक है, इसी थॉट में उलझी हुई थी पूरी ज़िंदगी। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by an idea. वो ऐसे ही अपने रैट ट्रैप्स के बारे में बैठे बैठे सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है, आइडिया आता है, that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and village was nothing but a big rat trap. उसके दिमाग में क्या आता है कि ये पूरी दुनिया, जितनी नदियाँ, शहर, गांव, समंदर, सब कुछ, उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ नहीं, लेकिन एक बड़ा सा क्या है, रैट ट्रैप। उसके हिसाब से जो वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा क्या है, एक बड़ा सा रैट ट्रैप है, चूहे पकड़ने का जाल है। ठीक है, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़, और ये जो वर्ल्ड है ये कभी दूसरे किसी पर्पज़ के लिए यूज़ ही नहीं किया गया है, मतलब ये उसी लिए बनाया ही गया है, रैट ट्रैप, वो जो वर्ल्ड है उसको एज अ रैट ट्रैप ही बनाया गया है, दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, और
इसमें जो चारा है वो किसके लिए डाला जाता है? हम जैसे लोगों के लिए, पीपल, इंसान के लिए उसमें चारा डाला जाता है। ठीक है, देखा जाए तो बहुत सही विचार था ये, और उसके दिमाग में ये जो चीज़ आई ये कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक रैट ट्रैप है, जिसमें जो जो मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो हम लोग के लिए क्या है? चारा है। बेट का मतलब होता है चारा। बेट्स का मतलब चारा। जो चूहे को जब पकड़ना होता है हम लोगों को, तो उस पिंजरे में या उस जाल में हम लोग छोटा सा कोई भी मक्खन का टुकड़ा, चीज़ का टुकड़ा या कोई भी चीज़ डाल देते हैं, रोटी वगैरह, ताकि उसको देख करके उस लालच में चूहा अंदर खिंचा आए और उसके अंदर ही रह जाए। तो हम लोग के आसपास भी वही चीज़ है ना, हम लोग भी वही करते हैं। जैसे ये वर्ल्ड है, ये दुनिया है, इंसान छोटा से बड़ा होता है, तो एक बच्चा हो, एक बड़ा हो, कभी इस चीज़ पे बैठ करके कभी गौर करना, कभी सोचना, तो हर जगह पे हम लोगों को क्या दिखाया जाता है? लालच दिखाया जाता है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती है और हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उस अट्रैक्शन में हम लोग उसकी तरफ भागते 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 उसमें घुसते हैं। फिर उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद और इसी तरीके से जो दुनिया है, वो ज़िंदगी वो चलती जाती है। तो ये जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है? हर जगह पे हम लोग के लिए बेट्स, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या रखा गया? बेट्स रखा गया, चारा रखा गया, और ह्यूमन बीइंग उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाता है, और उस जाल में हम लोग फंसे रह गए हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी है उसी में हम लोग फंसे हुए हैं। ठीक है। It offers riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. ये हम लोग को riches, जितनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, खुशियाँ, joys, shelter, छत, food, खाना, हीट, गर्माहट, क्लोथिंग, कपड़े, सब कुछ प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एक रैट ट्रैप चीज़ का टुकड़ा प्रोवाइड करता है, या पॉर्क मीट होता है, PORK, मीट, काइंड ऑफ मीट। ठीक है, तो वो प्रोवाइड करता है, उसमें डाला जाता है, और जैसे ही उसमें टेम्पटेशन, हम लोग को लालच आता है, हम लोग उसमें घुसते हैं, टच करते हैं बेट को, कोई भी चारे को टच करते हैं, वो फटाक से बंद हो जाता है, और उसमें हम लोग क्या होते हैं? फंस जाते हैं, और सब कुछ उसके बाद एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं बचपन से ही। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा वो जन्म लेता है, हम लोग उसको खिलौना दिखा करके वो उसके मूवमेंट्स को कराने की कोशिश करते हैं। बच्चा उस खिलौने को पकड़ने के लिए हाथ पैर मारता है। ठीक है, तो उसकी तरफ टेम्प्ट होता है वो, है ना, वो छोटा सा बच्चा जो कि अभी जन्म लेकर के उठा है, उसको हम लोग वो खिलौने या जो चीज़ें हैं वो जो उसको चाहिए वो दिखा करके टेम्प्ट करते हैं, उसको लालच देते हैं। वो हाथ पैर मारता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है उसको लेने के लिए। एक बार वो पकड़ लेता है उसको, तो हम लोग का एक पर्पस अचीव हो जाता है कि अरे बच्चा पकड़ना सीख गया। ठीक है, उसके बाद दूर में जब बच्चा घसकना शुरू करता है तो दूर में उसको बैठना शुरू करता है, तो एक दूर में कुछ रख देते हैं बच्चा, और हम लोग उसको लालच देते हैं कि वो खुद से जा कर के उसको ले। फिर वो घसकना शुरू करता है, उसको उस तक पहुंचने के लिए, उस खिलौने तक या कुछ खाने का सामान उस तक पहुंचने के लिए वो घसकना शुरू करता है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, लालच होता है उसको। ठीक है, इसी तरीके से वो ज़िंदगी भर किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए वो पहले टेम्पटेशन से भागते हैं हम लोग उधर। बचपन से ही हम लोग सबसे पहले कोई भी चीज़ हम लोग को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है टेम्पटेशन से, लालच से, हम लोग उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ देखो, एक बच्चा 10th पास कर लो, उसके बाद ना तुमको ये देंगे, बच्चा 10th पास करता है, बच्चा फंस गया, ये देंगे, ठीक है, तुमको मोबाइल देंगे। तो बच्चा मेहनत करके, पढ़ाई करके, बच्चा फंस गया, मेहनत करना शुरू कर दिया, पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, अब उसको मोबाइल मिला, उसका एक बेट, चारा था वो, मोबाइल क्या था, वो चारा था, और तुमको अच्छे से पकड़ना है, और वो उस जाल में फंस गया, और वो बेचारा पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू किया, मोबाइल मिल गया। अब 12th मोटरसाइकिल देंगे, मोटरसाइकिल दूसरा चारा पेरेंट्स रख दिए कि मोटरसाइकिल मिलेगा। अब बेचारा 12th के लिए उस जाल में फिर से फंस गया, वो 12th में तुम साइंस ले लो, ऐसे कर लो, पढ़ाई कर लो अच्छे से, तुम उसमें वो फंसा। अब उसको मोटर बाइक मिली, मोटर बाइक के बाद अब तुमको 4 व्हीलर खरीदेंगे, तुमको बाहर पढ़ने के लिए भेज देंगे, तुमको बहुत अच्छे कॉलेज में रहने के लिए भेज देंगे, या सॉर्ट ऑफ लालच जो है वो पेरेंट्स देते जाते हैं बच्चों को। एक टाइम आता है जब बच्चे क्या होते हैं, खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली
लाइफ में जो और भी बेट्स हैं, जैसे अब नौकरी करना शुरू कर दिए हैं तो चलो एक कार ले लेते हैं, कार के बाद घर ले लेते हैं, पहले कपड़ों से शुरू होता है, ये महंगी वाली घड़ी ले लेते हैं, ये जूता ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं तो और इनकम बढ़ जाएगा तो कार ले लेंगे, थोड़ा और इनकम बढ़ जाएगा तो घर ले लेंगे। तो ये जो घर, जूते, कपड़े, गाड़ी, ये सब क्या है? ये सब चारा है, बेट्स है। ये सब सारी चीज़ें क्या है? बेट्स है। ये लाइफ में हम लोग के लिए हर तरफ चारा रखा हुआ है। और जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी आगे बढ़ती है वैसे इस हर बेट में हम लोग एक एक जाल में फंसते जाते हैं, और ये जो वर्ल्ड है उसी में हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम लोग उसके अंदर रह जाते हैं, फंसे रह जाते हैं, उसी लालच में, उसी टेम्पटेशन में हम लोग उलझे रह जाते हैं। इसीलिए ये बहुत डीप थॉट उसके दिमाग में आया और वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है और बोलता है कि ये जो वर्ल्ड है वो क्या है? एक तरह का रैट ट्रैप है, और ह्यूमन उसका जो चूहा है, ह्यूमन को चूहा से कंपेयर किया गया है, मेटाफर, ठीक है, और ह्यूमन को इनडायरेक्टली चूहा बोला गया है। और जो भी चीज़ें हम लोग अपने लाइफ में एक एक करके अचीव करते हैं उसको क्या बोला जाता है? रैट ट्रैप बोला जाता है, बेट बोला गया है, चारा बोला गया है। क्योंकि एट द एंड क्या होता है? चूहे को क्या किया जाता है? जब चूहा उसमें पकड़ा जाता है या तो उसको मार दिया जाता है या तो उसको कहीं फेंक दिया जाता है, मतलब उसका अंत आ जाता है। हम लोग भी इतना सब कुछ अचीव करके क्या कर लेते हैं? एक बार तो हम लोग का अंत आ ही जाएगा, ठीक है। बेसिकली उसके कहने का ये मतलब है। नाउ the world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. और ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में कहाँ से आ रही है? वो दुनिया को इतना नेगेटिव साइड से क्यों देख रहा है? उसका नज़रिया इतना नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जिस तरह की स्थिति में है, ऐसा क्या होता है ना कि जब इंसान के पास बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं और लोग वो बहुत उसका सोसाइटी में वैसा कुछ स्टेटस नहीं होता है, तो जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना वो हमारे साथ बहुत काइंड नहीं होते हैं, ठीक है। और ये बहुत हार्श रियलिटी है, ये बहुत बिटर ट्रूथ है कि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता, एक इंसान जिसके पास बहुत पैसा है, भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, कैसा भी हो, अब हमारी फैमिली से ही शुरू करो ना, एक चाचा जी के पास बहुत पैसे और एक चाचा जी के पास बहुत नहीं है बिल्कुल भी पैसे, तो दोनों के ट्रीटमेंट में कितना डिफरेंस होगा। कभी आप शादी वादी में जाओगे या किसी भी वैसे सिचुएशन में जब फैमिली गैदरिंग गेट टुगेदर में जाओगे तो आप देखना कि दोनों की ट्रीटमेंट में कितना डिफरेंस है। उनकी जो अमीर वाली चाची आएंगी उनके वहाँ पे देखना कि उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक आ रहे हैं उनके लिए, पंखा, हाँ उनको एसी रूम दे दो, उनको ऐसे कर दो, उनको ऐसे खिलाओ, आप खाए या नहीं खाए, 15 बार लोग पूछने के लिए, एक एक करके घर का एक एक फैमिली आएगा पूछने के लिए। ये ट्रूथ है, ये सच है बिल्कुल। और वहीं जो गरीब वाले चाचा है वो भी उतने ही दिनों के बाद आए हैं, वो उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, वो लो मिडिल क्लास हैं, तो उनको पूछ नहीं रहा है, हाँ ये वाला उनका सूटकेस वहाँ पहुँचा देना तो इनसे उनका वाला काम करवा दिया जाएगा, या उनको 10 दिन पहले, मतलब उनको वो ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो लाइफ वैसे लोगों के लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि सोसाइटी उनके साथ बहुत हार्श होती है, ठीक है, सामान्य नहीं होता है उनके साथ, सामान नहीं होता है उनके साथ, समान का मतलब समान नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है उनके साथ। जैसे द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स, इस पेडलर के साथ भी, इस आदमी के साथ भी जो रैट ट्रैप बेच रहा है वही पेडलर है, तो वो उसके साथ भी जो उसके दिमाग में ये जो नेगेटिविटी आई है दुनिया को लेकर के और वर्ल्ड को लेकर के, और वो इसका जो परसेप्शन है वो इतना नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जो सोसाइटी है उसके साथ हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, ठीक है। उसको हमेशा अनवांटेड जॉय मिला है। अनवांटेड मतलब देखो यहाँ पे एक होता है अनवांटेड, वांट चाहना, ये नहीं है यहाँ पे अनवांटेड है, VO, ठीक है। इसका मतलब होता है असामान्य, ठीक है, असामान्य। तो असामान्य का मतलब होता है इक्वल नहीं मिलना, इक्वल ट्रीटमेंट जो बाकी लोगों को मिलता है, तो उसको ज़िंदगी ने भी इक्वल खुशी नहीं दी है। क्योंकि देखो ना, फेस्टिवल सबके घर में आता है, लेकिन गरीब के घर में उतनी खुशियाँ नहीं होती है। कहीं ना कहीं वो उधर देखोगे आपकी एक
जो बच्चा है जो बहुत रिच है उसके घर में पटाखे और ये वो बहुत रखे हुए हैं, अलग अलग तरह के खाने हैं, तो फेस्टिवल दोनों के यहाँ दिवाली मन रही है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो बच्चा जो है वो इतने पटाखे फोड़ रहा है, इतना सब कुछ, और यहाँ यहीं पे दूसरा बच्चा जिसके घर में उतने सारे पटाखे नहीं है वो एक छुरछुरी जला रहा है, जो घर में बनी मिठाइयाँ हैं या जो सबसे सस्ती मिठाई है वो खा रहा है, और उसको देख करके इसको क्या हो रहा है, वो फील हो रहा है कि दोनों में कितना डिफरेंस है, तो दोनों की खुशियों में भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। फेस्टिवल वर्ल्ड के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से वो सिचुएशन एक ही है, वर्ल्ड ने दोनों के ऊपर सेम सिचुएशन रखी हुई है, लेकिन एक बच्चा जो है वो उसका खुशी का जो बार है वो थोड़ा नीचे है, क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहा है जो वो रिच बच्चा कर पा रहा है, तो उसका जो जॉय है उसका बार यहाँ पे है, और ये जो बच्चा है उसका जॉय यहाँ पे है, तो ये होता है अनवांटेड जॉय। दोनों में खुशियों का जो बार है, ग्राफ है, वो बहुत ऊपर नीचे उसके साथ, और यहाँ पे जो हमारा पेडलर है उसके साथ भी वर्ल्ड इसी तरीके से असामान्य खुशियाँ उसको मिली हैं, हमेशा से उसको बराबर खुशी नहीं मिली है। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the boat। और मज़े की बात तो ये है कि उसके दिमाग में जब से ये थॉट आया था, तब से ना क्या होता था कि वो जब भी अपने आसपास लोगों को देखता था ना तो उसको ना बड़ा खुशी होता था, बहुत मज़ा आता था जब वो देखता था कि वो इंसान ना अब उस जाल में फंसने वाला है, मतलब उसके सामने सपोज़ वो सामने वाला इंसान कुछ करने जा रहा होगा, ठीक है, तो उसको ये देख करके बड़ा मज़ा आता था कि देखो वो बंदा अब जा रहा है उसमें उस जाल में फंसने के लिए, और उसके आसपास जो लोग हैं अब किस तरीके से अपने अपने जालों में, सबके लिए जाल तैयार है और सब किस तरीके से अपने अपने जाल में फंसने के लिए जा रहे हैं। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम, उसके लिए ये एक पास टाइम बन गया। चेरिश का मतलब होता है पास टाइम में मज़े करना, खुशी वाला पास टाइम बन गया उसके लिए। ड्यूरिंग मेनी ड्रियरी का मतलब होता है सुनसान, जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, ड्रियरी पास टाइम, ड्रियरी डेज मतलब सुनसान दिन, जब उसके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। टू थिंक ऑफ ड्यूरिंग मेनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स, जब वो सुनसान रास्तों पे ऐसे ही भटक रहा है, जब उसके पास कुछ भी नहीं है, काम नहीं है करने के लिए, तब वो टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, उन लोग जिन लोगों को वो जान रहा है उन लोग के बारे में उसको सोच करके बड़ा मज़ा आता था। हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, और वो देख रहा है कि किस तरीके से लोग इस भयानक जाल में, स्नेयर का मतलब जाल, ठीक है, किस तरीके से लोग इस भयानक जाल में अपने आप को धकेल रहे हैं या खुद चल के उस जाल में जा रहे हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और कुछ है जो उसके बेट के चारों तरफ घूम रहे हैं, सर्कलिंग अराउंड, भटक रहे हैं, ठीक है, अभी तक फंसे नहीं हैं लेकिन कभी ना कभी फंस जाएंगे, अभी वो लोग घूम रहे हैं उस जाल में, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे को देखो ना जो 10 तक अब वो पढ़ रहा है, कल को जा कर के उसको भी उसी जाल में फंसना है कि दुनिया, गाड़ी, बच्चे, उसकी भी फैमिली होगी, अब बच्चों को पालना होगा, बड़ा होगा तो शादी वादी करा दी जाएगी, बस के बच्चे होंगे, उनका फ़ीस भरो और कमाओ, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। तो शुरू में तो जब वो अपने लिए सब कुछ कर रहा था तब तक उसको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, तब तक वो चीज़ जब तक है तब तक तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन उसके बाद एक बार फंस जाने के बाद उससे निकलने का रास्ता नहीं है ना। कोई भी टेम्पटेशन तब तो बहुत ज़्यादा दिनों तक मज़े नहीं देती है। आप गाड़ी ले लिए, ठीक है, गाड़ी में घूम रहे हो, जब तक आपका शौक़ है तब तक, उसके बाद जब आप कमाए धमाए, ठीक है, बहुत अच्छी आपकी इनकम है, आप गाड़ी खरीद लिए, आप घूमने निकल गए जब मन किया दोस्तों के साथ इधर उधर, तब तक बड़ा मज़ा आ रहा है। अब जब शादी वादी हो गई ना तो वही गाड़ी निकालना, जब बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, वाइफ को शॉपिंग कराने के लिए ले जाना, ये सब चीज़ बोझ लगने लगेगा, क्योंकि अब क्या है कि चीज़ अंदर का ख़त्म हो गया, यानी वो जो टाइम था मस्ती वाला टाइम वो ख़त्म हो गया, लेकिन आप तो अब उसके अंदर से बाहर नहीं आ सकते हो ना, आप उस जाल में फंस गए, अब आप उसके अंदर से बाहर नहीं आ सकते हो, तो अब वो डेंजरस जाल था, वो डेंजरस स्नेयर, और ये इसको देख करके बड़ा मज़ा आता था। कभी किसी की शादी हो रही होगी तो इसको देख के बड़ा मज़ा आ रहा है कि देखो ये फंसने जा रहा है, कभी कोई कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा होगा, अरे इसके तो 4-5 साल, तो इसको तो अभी बड़ा मज़ा आ रहा है कि हम घर से बाहर रहने के लिए जाएंगे, लेकिन
देखो जाल में फंसने जा रहा है और ये सब चीज़ों का ये बहुत मज़ा लेता था, ठीक है, इसको बड़ा अच्छा लगता था ये देख करके, और स्पेशली उन लोगों को देख करके मज़ा आता था इसको जिन लोगों को ये जानता था, क्योंकि मैंने क्या बताया कि दुनिया इसके साथ हमेशा से बहुत क्रूल रही है, जालिम रही है, और इसको सामान्य खुशियाँ नहीं मिली हैं, इस वजह से इसके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है। I tell you the meaning of dreary. dreary का मतलब सुनसान, plodding का मतलब भटकना, plod, I have already told you, plod and plodding, सड़क पर बिना बात के चलना, पैदल चलना, भटकना, so these are plodding. Unwanted, UWONTED, ठीक है, wanted, ये A नहीं है, ये O है, ठीक है। अनवांटेड का मतलब WANT का मतलब अनचाहा होता है, और WO का मतलब होता है असामान्य। ऑलराइट, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम्पल से भी पूछा जा सकता है कि आप अपने तरफ कोई एग्जाम्पल दे सकते हो रियल लाइफ से, कि आपको जिससे आपको ये लगता है कि हाउ यू थिंक दैट दिस वर्ल्ड इज़ अ rat trap and we people are we people are the rats, and how the materialistic things in this world act as a rat trap for us, तो bait for us। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन, और इसको आपको रियल लाइफ के कोई इंस्टेंस या अपने लाइफ का कोई ऐसा एग्जांपल दे करके एक्सप्लेन करना होगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रैट ट्रैप कंपेयर्ड विथ द वर्ल्ड। दुनिया को किस तरीके से रैट ट्रैप से कंपेयर किया गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है, और इसमें रियल लाइफ से इंस्टेंस करके जब भी आप इस आंसर को लिखोगे, अगर कोई बहुत बड़ा आंसर लिखने के लिए आता है तो यू कैन यूज़ द इंस्टेंस। आप रियल लाइफ का कोई भी इंसिडेंट को या इंस्टेंस को यूज़ कर सकते हो। इट मेक्स योर आंसर वेरी इंटरेस्टिंग, एंड थैंक यू। वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।